हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के आने वाले एग्जाम के पर्सपेक्टिव में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। हालांकि जब भी कोई बॉडी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उसके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन होते हैं, यानी कि नोटिफिकेशन के अंदर जो सिलेबस मेंशन होता है वो सारा का सारा ही हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि ये 10th और 12th के एग्जाम नहीं होते हैं कि उसमें से हम इंपॉर्टेंट छांट लें कि हमारे पास 8-10 किताबों का एक बंडल होता है, पूरी पोथी होती है, उस पोथी में से हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट करने होते हैं। कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब हमारे एग्जाम करीब आ जाता है 4-5 दिन, चाहे वो कंपटीशन ही एग्जाम क्यों ना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, जैसे जैसे एग्जाम करीब आने लगता है तो हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज होनी चाहिए। अब हमें हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस करना होता है, स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्होंने पढ़ते समय, यानी कि अपनी पीछे पढ़ाई जब पिछले 3-4 महीनों में उन्होंने जितना पढ़ा है, अगर उसके नोट्स नहीं बनाए हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरे का पूरा सिलेबस दोबारा से रिवाइज कर सकें। तो अब हम क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि हमें मिनिमम एफर्ट डालकर मैक्सिमम आउटपुट मिले। एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है, एक कोई एंटरप्रेन्योर उसका काम क्या होता है, वो हमेशा ये फोकस करता है कि मैं मिनिमम अपना इनपुट रखूं और मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो। इसी तरह आपको भी यही करना है कि आपको कम से कम पढ़ाई पढ़नी पड़े। मिनिमम एफर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप 1 घंटे पढ़ना शुरू कर दें, नहीं। मिनिमम एफर्ट का मतलब यहां पर ये है कि आपको एग्जाम में अब आने वाले 4-5 दिन कम से कम टॉपिक को बार बार रिवाइज करना है, यानी कि अपना पूरा एफर्ट जो डालना है वो कम से कम टॉपिक पर डालना है। मिनिमम एफर्ट का मतलब ये है कि मिनिमम टॉपिक्स और मैक्सिमम जो आपको आउटपुट दे सके। तो आज हम स्पेशली उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपको मैक्सिमम आउटपुट देने की क्षमता रखते हैं, यानी कि हम बेस्ट टॉपिक्स आपको बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जैसे कि यूपीएससी ने आप ब्रॉडली 9 टॉपिक्स अपने सिलेबस में मेंशन किए हैं। ये आपको पता ही होगा, जब आपने नोटिफिकेशन देखा होगा तो यूपीएससी ने ब्रॉडली 9 टॉपिक्स अपने एग्जाम में होने वाले ईपीएफओ के एग्जाम में मेंशन किए हैं। इन 9 टॉपिक्स को उसने ब्रॉडली, यानी कि बिल्कुल सीधे साफ शब्दों में एक लाइन में अपना सिलेबस बता दिया है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस, उसके अलावा कुछ भी मेंशन नहीं किया है। अब ये सेक्शंस बहुत बड़े हैं। पॉलिटी इतनी मोटी किताब आप उसको 6 महीने में भी कवर नहीं कर सकते। इसी तरह जनरल साइंस की 6 to 10th पढ़ेंगे, और स्पेशली आज हम आपको बताएंगे 11th-12th की भी किताबें यहाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसी तरह हम आपको इकोनॉमी का भी सेक्शन बताएंगे। तो अब शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जनरल स्टडीज़ के टॉपिक से जनरल स्टडीज़ के टॉपिक लेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स में सबसे पहले आता है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में भारत का स्वतंत्रता संग्राम, इसमें बहुत से बच्चों का मानना यह है कि सर पिछले एग्जाम्स में, यानी कि यूपीएससी ने जो पहले 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया है उसमें 1857 के बाद के जो टॉपिक्स है वो ज़्यादा पुटअप किए हैं। यानी कि एक मेरे पास कमेंट आया था कि हाँ 14 क्वेश्चंस में 14 के 14 1857 की क्रांति के बाद के क्वेश्चन थे। तो अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि यूपीएससी आपको वैसा का वैसा डिक्टो पेपर दे देगी या उसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पेपर दे देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में स्पेशली यूपीएससी अपना सिलेबस 100% फॉलो करती है। अपना सिलेबस को 100% फॉलो करती है। सिलेबस से हटकर वो कुछ नहीं देगी, लेकिन यूपीएससी 100% अपने पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। कभी भी यूपीएससी अपने पैटर्न को फॉलो नहीं करेगी। देखिए, दोनों चीजों में डिफरेंस है। सिलेबस का मतलब यह है कि जो 9 टॉपिक आपको सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं, क्वेश्चन इन्हीं 9 टॉपिक से ही आपको मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा क्वेश्चन। लेकिन अगर कोई बच्चा यह कह रहा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट से 1857 की क्रांति के बाद से 14 क्वेश्चन आए हैं, तो अगली बार भी, यानी कि अब 5 सितंबर के एग्जाम में भी जितने क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट से आएंगे वो 1857 की क्रांति के बाद से आएंगे। तो मैं डैम श्योर हूं कि यहां से आपको सारे के सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये आप लिख कर रख लीजिए, आपको 1757 की प्लासी के युद्ध के बाद से पढ़ना है। क्योंकि देखिए, जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी हिस्टोरियन हैं, मुअर्रिख हैं, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को, भारत की स्वतंत्रता संग्राम को हमेशा 1757 की ईस्वी के बाद के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। बहुत से लोग 1857 की क्रांति के बाद भी मानते हैं कुछ इतिहासकार, लेकिन क्योंकि यूपीएससी और एनसीईआरटी दोनों 1757 की क्रांति के बाद को ही भारत का स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से देखती है, इसलिए आपको 1757 से ही फोकस करना है। और दूसरी चीज ये है, जो बच्चे
कुछ ज़्यादा ज्ञानी हैं वो 1857 के बाद का पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि जिन्होंने कमेंट किया था उनके लिए खुली छूट है, उनसे कोई ऐसा बाइंडिंग नहीं है उनके ऊपर, इसको हमारे बताई हुई स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, उनको वो अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। तो आपको स्पेशली इसमें जैसे कि कर्नाटिक वॉर है, जितने भी एंग्लो और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं, उनसे जितनी ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई है हमारे ऊपर, जब हमारा देश गुलाम था उस समय जितनी भी लड़ाइयाँ अंग्रेजों ने अपने हमारे भारत के पड़ोसी मुल्कों से लड़ी हैं, पड़ोसी देशों से लड़ी हैं, वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था, एंग्लो अफगान वार भी इस बार इंपॉर्टेंट है और एंग्लो नेपाल वार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी संदर्भ में सगोली की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दूसरी चीज ये है कि आप इसमें एक ये फोकस करते हुए चलिए कि जब आप ये पढ़ेंगे वॉर्स, तो उसमें आपको दिया होगा कि किस सन में वॉर लड़ी गई, प्लस पहली अगर वॉर लड़ी गई एंग्लो अफगान वार लड़ी गई तो वो एंग्लो अफगान वार, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार कौन सी संधि पर, यानी कि कौन सी ट्रीटी के बाद उसकी समाप्ति हुई। इसी तरह एंग्लो मराठा वार अगर लड़ी गई तो कौन सी ट्रीटी के बाद, कौन सी संधि के बाद वो खत्म हुई। तो आपको इनका क्रम, इनकी क्रोनोलॉजी एकदम रटी हुई होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी में ही, आपके जितने भी कृषक आंदोलन है, किसान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपका शिक्षा का प्रसार, शिक्षा के क्षेत्र में जो जो प्रगति हुई है ब्रिटिश काल में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसी संदर्भ में आपका जितना भी सिलेबस है आपके करंट से लिंक करके पूछा जा सकता है। शिक्षा का प्रसार आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके भारत में प्रेस की स्वतंत्रता या प्रेस का जो विस्तार हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पत्र पत्रिकाएं वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अगर आप देखेंगे 1905 से लेकर 1939 तक की जो काल अवधि है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप पीछे जाएंगे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 तक के रेगुलेटिंग एक्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर सही मायनों में कहा जाए एकदम ऑनेस्टली, तो स्पेक्ट्रम अपने आप में ही एक नोट्स है। स्पेक्ट्रम में भी आप अगर नोट्स छाट रहे हैं तो ये आपका शायद आपका वनडे एग्जाम तो क्वालिफाई करा सकता है, लेकिन आप लंबे रेस के घोड़े नहीं हो सकते अगर आप स्पेक्ट्रम में भी नोट्स बना रहे हैं। हालांकि ईपीएफओ के एग्जाम की दृष्टि से तो आप बना सकते हैं, लेकिन आईएएस वगैरह की एग्जाम की दृष्टि से आप उसमें नोट्स नहीं बना सकते। वो अपने आप में ही एक नोट्स की किताब है, नोट्स फॉर्म में है स्पेक्ट्रम, तो और बहुत अच्छी और बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी गई बुक है। तो अगर आप, मेरी राय है कि जिसका पूरा पढ़ा हुआ है, जिसने स्पेक्ट्रम को पूरा पढ़ रखा है, उनको बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। वो सिलेक्टेड टॉपिक्स को ही जल्दी जल्दी जितनी बार हो सके रिवाइज करें। इसके बाद हमारा पास आती है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में स्पेशली आपको पढ़ने हैं सबसे पहले चैप्टर 1 से लेकर, सॉरी आर्टिकल 1 से लेकर आपका आर्टिकल 51 तक, यानी कि इस बार ये आपको तो सबसे पहले रटे हुए होने चाहिए किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक। और इस बार नागरिकता का चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नागरिकता के बाद मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, ये बेसिक है। फिर इसके बाद संविधान की विशेषताएं, ये आपके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। और इन सब के अलावा आपको ये 2 चैप्टर, संसद और राज्य विधानमंडल, ये 2 चैप्टर, एक संसद का चैप्टर है, आपको पता होगा पॉलिटी की बुक में ये लगभग 50 के पेजेस के आसपास का चैप्टर है, ये आपको हर हालत में पढ़ना है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, संसद वाले चैप्टर पर बहुत ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि यहां पर पार्लियामेंट्री कमेटीज का भी गठन के बारे में बताया गया है, इसलिए आपको इसी चैप्टर में पार्लियामेंट्री कमेटीज भी पता होनी चाहिए। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इस तरह की समिति के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि विधानमंडल का भी इसी तरह से एक चैप्टर है, तो विधानमंडल के बारे, राज्य विधानमंडल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इसी संदर्भ में केंद्र राज्य संबंध इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्र राज्य संबंध, क्योंकि बंगाल बहुत ज्यादा न्यूज में था, बंगाल से बहुत ज्यादा यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहे थे, इसी तरह अन्य राज्यों से बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहे थे, आपको पता ही होगा इलेक्शन के टाइम पे। तो इसलिए केंद्र राज्य संबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। यूपीएससी जैसे जो भी डिस्प्यूट्स रहते हैं और अगर वो सिलेबस से लिंक होते हैं तो यूपीएससी का फेवरेट पोर्शन बन जाता है अपने आप। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि ना कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। अगर यूपीएससी को एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी से फॉलो किया जाए ना तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल, यानी कि 70% आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन इस बार कहां से पुटअप करने वाली है। तो आप केंद्र राज्य संबंध पर बहुत ज्यादा फोकस करिए और जितने भी डिस्प्यूट करंट में रहे हैं उनको करंट की न्यूज से भी लिंक करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो इसमें क्या होगा, हमारा आर्टिकल 1 से आर्टिकल 51 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमारा जो जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे कि यूपीएससी, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये सारी आपके लिए बहुत ज्यादा, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, आपका राष्ट्रपति वाला चैप्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
और प्लस इसके अलावा संसद और राज्य विधानमंडल प्लस केंद्र राज्य संबंध, ये कुछ 6-7 टॉपिक है, ये आप पढ़ लीजिए। आपने बहुत सारे पढ़े भी होंगे, तो रिवाइज करना। मैं समझता हूं कि 2 से 3 घंटे में आप आराम से रिवीजन इन सब का कर लेंगे, इन सारे चैप्टर्स का आराम से हो जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमी, जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं। इकोनॉमी के अंदर हम आपको सीधा सीधा ये बताएं कि इकोनॉमी में आपको क्लास 9 की बुक इस टाइम नहीं पढ़नी है। अगर किसी की पढ़ी हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ी हुई है तो आपको नहीं पढ़नी है 9th क्लास की बुक, आपको 10th क्लास की बुक कंप्लीट पढ़नी है। 2 घंटे में आराम से खत्म हो जाएगी पूरी बुक। 12th क्लास की बुक आपको कंप्लीट पढ़नी है। 12th क्लास में समष्टि अर्थशास्त्र, देखिए 12th क्लास में 2 बुक्स हैं और 11th क्लास में भी 2 बुक्स हैं इकोनॉमिक्स में। 12th क्लास में एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपको बुक पूरी पढ़नी है। और साथ ही क्लास 11th में 2 बुक्स हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी, और दूसरी है स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह बुक बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत प्यारी लैंग्वेज में लिखी हुई है। स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन 4-5 आएंगे, वो एक भी क्वेश्चन इस बुक के बाहर नहीं आएगा। जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम हो वो इस बुक को पढ़ सकते हैं और यहां से आराम से अपना क्वेश्चन आराम से गेन कर सकते हैं। ये 100% का, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और बहुत प्यारी लैंग्वेज में ये बुक लिखी हुई है। एक ही बार पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो अगर और 2 से 3 घंटे में आप इसको बहुत आराम से कवर कर सकते हैं इस बुक को, तो बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके पास टाइम हो तो ये जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको स्टैटिस्टिक्स से 3-4 क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। और प्लस जो कोर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो 12th क्लास की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको जो वितरण के सिद्धांत, अगर वितरण के सिद्धांत वाले चैप्टर हैं, जैसे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो चैप्टर है वो आप पढ़ सकते हैं, या मांग का नियम वाला चैप्टर है वो पढ़ सकते हैं। इसमें सेलेक्टेड चैप्टर्स आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास सिर्फ 3 बुक, हमें स्पेशली 2 बुक्स पढ़नी है, क्लास 10th और क्लास 12th। क्लास 10th को पूरा पढ़ना है क्योंकि एक ही बुक है क्लास 10th में, और क्लास 12th में आपको सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो सबसे पहले आप स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करेंगे 11th क्लास वाली, और उसके बाद भी अगर टाइम बचेगा तो आप 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। आप इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर आपके पास स्पेयर ऑफ टाइम है, फालतू समय होगा, तो आपको पहले क्लास 11 की स्टैटिस्टिक्स वाली बुक पढ़नी है। उसके बाद अगर समय बचता है तो आपको 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब हम देखते हैं अपना, इसके बाद हमारा आता है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जितने भी, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप ये हमने चैप्टर मेंशन कर रखे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। और जिन्होंने हमारे नोट्स परचेस किए हैं उनके लिए बहुत इजी है, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स जो हमने यहां पर मेंशन किए हैं, इनके इंपॉर्टेंस हमने नोट्स आपको बनाकर कम से कम 30-40 पेजेस में ये सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी वालों के लिए बता दें जो एनसीईआरटी से कवर कर रहे हैं, क्लास 11th बुक 1 आपको चैप्टर 2 कंप्लीट करना है, लेखांकन के सामान्य सिद्धांत। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन खाली इसी चैप्टर से आ जाएंगे आपके। लेन देनों का अभिलेखन पार्ट 1 और लेन देनों का अभिलेखन पार्ट 2। फिर है तलपट, जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं, और अशुद्धियों का शोधन, हिरांश, प्रावधान और संचय। हिरांश से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल आए चाहे वो डेफिनेशन बेस्ड आए। प्रावधान और संचय क्लास 11th की ही सेकंड बुक में आपको 3 चैप्टर कवर करने हैं, वित्तीय विवरण पार्ट 1, वित्तीय विवरण पार्ट 2 और अपूर्ण अभिलेखों के खाते। तो ये 3 चैप्टर आपको बुक कवर करने हैं। जिनके पास हमारे नोट्स हैं वो इन सारे चैप्टर्स को 20 से 25 पेजेस में ही हमने कवर करा दिया है, ये आप कवर कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है, वो पेड कोर्स नहीं लिया है, वो हमारे लेक्चर देख सकते हैं, इन्हीं पर बेस्ड जो हमारे लेक्चर हैं उन्हें देख सकते हैं, बहुत आसानी से कवर हो जाएगा हमारा। एक ही दिन में आप ये सारे चैप्टर्स कवर कर सकते हैं। और क्लास 12th में आपको जो बुक 1 है उसमें चैप्टर 2 साझेदारी लेखांकन पढ़ना है, यानी कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या साझेदारी का प्रवेश। और 5th चैप्टर है साझेदारी फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और क्लास 12th की जो सेकंड बुक है वो आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है, आपको कंप्लीट बुक क्लास 12th की पढ़नी है, क्योंकि पूरी की पूरी बुक इंपॉर्टेंट है। और जिनके पास हमारे नोट्स हैं वो भी आराम से 30-40 पेजेस में, उनके लिए बहुत आसानी है, वो आराम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमने एकदम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही टॉपिक हमने उसमें कवर किए हैं और बहुत अच्छी इजी लैंग्वेज में उसको कवर किया है। तो आप उसको, जिनके पास हमारे नोट्स हैं वो सिर्फ वो नोट से ही आपको रिवाइज करें, उनको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे हमारे चैप्टर थे। इसके बाद अब हम देखते हैं, सबसे पहले अभी जनरल साइंस को कवर करेंगे, उसके बाद हम ये लेबर लॉज वगैरह बाद में देखेंगे। अब आता है हमारा जनरल साइंस का सेक्शन। जनरल साइंस में आपको करना क्या है कि हमने क्लास 7th और 8th आराम से 2 घंटे में आप दोनों बुक्स कंप्लीट कवर कर सकते हैं। क्लास 6 नहीं पढ़नी है, क्लास 6 आपको नहीं पढ़नी है।
अगर आप पढ़ना चाहें तो 1 घंटे में रीडिंग मार सकते हैं इसकी, अदरवाइज आपको ये बुक नहीं पढ़नी है। क्लास 7th 8 आपको कंप्लीट बुक कवर करनी है, जिसमें स्पेशली आपको बायोलॉजी वाला चैप्टर जितने हैं और फिजिक्स वाले चैप्टर ये आपको कवर करने हैं। अब आती है क्लास 9th। क्लास 9th में आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, परमाणु और अणु, परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक यानी कि टिश्यूज, जीवों में विविधता, बल, गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य तथा ऊर्जा, ध्वनि। देखिए एक एक चैप्टर 10-10 मिनट में कवर हो जाएगा। आपको लग तो रहा होगा कि काफी ज्यादा चैप्टर है, आपको एक एक चैप्टर ये 10-10 मिनट में कवर हो जाएंगे। आप यही चैप्टर आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं छूना है। क्लास 10th में आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है, सिर्फ आखिर के 3 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। अब आता है क्लास 11th और 12th। आप में से बहुत से बच्चों के पास इसकी बुक्स नहीं होगी, अगर नहीं है तो आप ये चैप्टर, ये यूनिट्स जो हैं, जो हमने मेंशन कर रखी हैं, यूट्यूब पर सर्च करके किसी भी चैनल के थ्रू आप इनको रिवीजन कर सकते हैं। हालांकि हम अपना ईपीएफओ के एग्जाम के बाद सारे जीएस के सिलेबस को कवर करेंगे। टॉपिक सारे जितने भी हैं हमारे, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, आपका ज्योग्राफी हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, सबको हम डिटेल में कवर करेंगे। आपको क्लास 11th में 3rd यूनिट जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं कार्य, ये कवर करना है। और यूनिट 5 मानव शरीर विज्ञान। देखिए इस बार ह्यूमन बॉडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस की वजह से। अगर आपसे टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, डीएनए आरएनए पर क्वेश्चन पूछा जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि वायरस का जो गतिविधियां होती हैं वो इन्हीं से ही रिलेटेड होती हैं, डीएनए आरएनए से। तो आपको डीएनए आरएनए वाले जो चैप्टर हैं, चाहे वो 11th में हो, चाहे वो 12th क्लास में हो, 12th क्लास में आपको 3 यूनिट पढ़नी है। यूनिट 6 जो जन्म है, यूनिट 8 मानव कल्याण में जीव विज्ञान, और यूनिट 9 जीव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। ये 3 आपको यूनिट पढ़नी है। इसमें एक 2-2 चैप्टर है। आराम से आप 2-2 3-3 घंटे में ये दोनों बुक्स यानी कि ये 5 यूनिट्स पढ़ सकते हैं। 3-3 घंटे भी अगर आप मान लें तो आप एक ही दिन में ये पूरी साइंस अपनी आराम से कवर कर सकते हैं और रिवीजन भी इसका कर सकते हैं। तो आपको इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस की वजह से देखिए कोशिका संरचना, ह्यूमन बॉडी, डीएनए आरएनए, सेल्स की वर्किंग एक्टिविटीज, वर्किंग कार्यविधि यानी कि संरचना, ये कंपोजिशन जो होती है सेल्स की, जो कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म है, ये सारी चीजें आपको इस बार पता होनी चाहिए। यहां से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा साइंस से टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके करंट पर बेस्ड होंगे। टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपके करंट से रिलेटेड होंगे, जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, तो आपको डिटेल में 5G टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। वाईफाई की नई टेक्नोलॉजी आई है, वाईफाई 6, तो वाईफाई नया वर्जन जो 6 है, ये आपको पता होना चाहिए किस तरह की इसकी कार्यविधि है, क्या बैंडविड्थ होती है। इसी तरह ब्लूटूथ के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि आपका कंप्यूटर से भी रिलेटेड पार्ट है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स को हम अलग आपको बताएंगे अभी। इसके बाद आपका आता है सोशल सिक्योरिटी। देखिए सोशल सिक्योरिटी जो है वो आपका करंट से रिलेटेड स्कीम्स का टॉपिक है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी में जितने भी हमने आपको एक्ट कराए हैं, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, तो ये सारे एक्ट जो हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, इसके अंतर्गत आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये सारा का सारा देखिए 3 चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके लिए लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, ये सारे के सारे टॉपिक जितने भी एक्ट हमने कराए हैं, इसके लिए आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपको सारे एक्ट डिटेल में पढ़ने हैं विद न्यू लेबर कोड पॉलिसी। न्यू लेबर कोड पॉलिसी के साथ सारे के सारे एक्ट डिटेल में पढ़ने हैं। इसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, पूरा एकदम डिटेल में पढ़ना है। साथ ही साथ सोशल जो हमारी सिक्योरिटी का वाला चैप्टर है, टॉपिक है सिक्योरिटी वाला, उसमें जितनी भी एक्ट हैं वो तो एक्ट्स आपको सारे पढ़ने ही हैं। उसके अलावा जितनी स्कीम्स हमने कराई हैं वो सारी पढ़नी है, जो करंट से रिलेटेड स्कीम्स है वो सारी पढ़नी है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी वाले टॉपिक का कुछ पता नहीं है कि स्कीम्स आपसे कहां से पूछ ली जाएं। ये बहुत ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है। ये तो सारे फिक्स हैं, लेबर लॉज है और आपका अकाउंटिंग है, ये तो इसका दायरा जो है वो फिक्स है, इसका जो एरिया है वो फिक्स है, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। लेकिन सोशल सिक्योरिटी में स्कीम बहुत ज्यादा होने की वजह से आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। इसके बाद आता है कंप्यूटर के सेक्शन में। हमने आपको बताया कंप्यूटर के सेक्शन जैसे कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में, आपको सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, हार्डवेयर पता होना चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पता होना चाहिए। आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बेसिक क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों में। अब आती है जनरल इंग्लिश। देखिए जनरल इंग्लिश में जिसने तैयारी नहीं की है उसके लिए 2 चीजें हम बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। एक तो बेसिक आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाइए। अगर आपके 20 से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ईपीएफओ के 2017 के पेपर में पूछे गए थे,
तो आपका कम से कम 5 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही आ जाएंगे, और प्लस ईडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इन 2 सेक्शन से आ जाएंगे, यानी कि आधे क्वेश्चन आपको इन्हीं 2 सेक्शन से मिलेंगे। और जैसे कि हमने आपको बताया कि इस टाइम क्या होना चाहिए आपका टारगेट, मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम आउटपुट। मिनिमम एफर्ट का मतलब 1 घंटे पढ़ना नहीं है, मिनिमम एफर्ट का मतलब यह है कम से कम टॉपिक पढ़ना, यानी कि मिनिमाइज करना अपने सब्जेक्ट को, और मैक्सिमम आउटपुट उससे लेना। मैक्सिमम आउटपुट आपको उससे लेना है, और वो कैसे होगा, जब आप अपने सब्जेक्ट को मिनिमाइज कर देंगे, जब आप सेलेक्टेड रीडिंग करेंगे, सेलेक्टिव टॉपिक को रीड करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया इंग्लिश में आपको सिर्फ इस टाइम अगर आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, 4 से 5 क्वेश्चन आपको वैसे मिल जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड, और 4 से 5 क्वेश्चन इडियम फ्रेजेस से मिलेंगे। ये उस कंडीशन में होगा जब जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये उस कंडीशन में आपके साथ होगा। अदरवाइज अगर जैसे 2015 में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप इन दोनों को आधा कर लीजिए, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, और आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम फ्रेजेस से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, ईडियम फ्रेजेस फिक्स हैं, आपके पास 100, 150, 200 आप ईडियम फ्रेजेस पढ़ लेंगे तो वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कहीं से भी पढ़ लें, आपको डिक्टो वहीं नहीं मिलता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी बेसिक इंग्लिश की रीडिंग अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, समझ। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंड करना, किसी चीज को समझना, यानी कि आपको भाषा की, इंग्लिश भाषा की, लैंग्वेज की कितनी समझ है और आप कितनी जल्दी उसको पढ़कर क्वेश्चन का आंसर डिराइव कर पा रहे हैं, बस यही इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है। तो इसलिए आपका इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप प्रीवियस ईयर के जितने भी एसएससी के बैंकिंग के पेपर हैं उनको लगाइए, उससे आपकी थोड़ी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप हो जाएगी। उससे फर्क आपका फायदा यह होगा कि आपका टाइम बहुत ज्यादा बचने लगेगा, क्योंकि आप एक ही बार रीडिंग करके सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ड्राइव कर देंगे। और तरीका यह होता है, जब भी आपके पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक आपको गिवन पैसेज होता है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग करिए, पैसेज को रीड करिए। क्योंकि जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन का पता चल जाएगा, डिमांड क्या है, क्या पूछ रहा है। तो आप जब पैराग्राफ पढ़ते होंगे तो आपका फोकस सिर्फ उन्हीं वर्ड्स पर होगा, उन्हीं वर्डिंग पर होगा जो कि क्वेश्चन में दी हुई है, तो आप तुरंत वहीं पर ही आपका माइंड क्लिक कर जाएगा कि यही हमसे पूछा गया है। तो इसलिए आपको रिवर्स फॉर्म में पैसेज को सॉल्व करना है। और दूसरा है, हम दोबारा बता रहे हैं कि ईडियम फ्रेजेस, और अगर फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, पैराजंबल्स लगाइए। पैराजंबल्स क्या होते हैं, यानी कि जो वर्ड्स सेंटेंस होता है उनको सीक्वेंस में लगाना ही पैराजंबल्स होता है, सीक्वेंस में लगाना पैराजंबल्स होता है, ठीक है। तो आपको ये करना है। अब आता है मैथ और रीजनिंग। मैथ रीजनिंग में आपको सबसे पहले हम मैथ की बात करते हैं। मैथ में आपको क्वांट्स में आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम, परसेंटेज। देखिए जो टॉपिक आपके सिलेबस से रिलेटेड है, देखिए परसेंटेज आपका अकाउंट से रिलेटेड है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहीं से पूछा जरूर जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंटिंग में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस ही देखते हैं ऑडिट में, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरेज रेशो, ये एवरेज रेशो का कहां आता है बात, ये आती है पार्टनरशिप वाले चैप्टर में। पार्टनरशिप का जो चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग में, वहां पर एवरेज रेशो निकाला जाता है, रेशो की बात आती है, तो इसलिए ये हमारे लिए ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए हर टॉपिक को आप अपने सिलेबस से लिंक कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये आपके लिए हर एग्जाम में जहां पर मैथ पूछी जाती है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है वर्क एंड टाइम, चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। अब ट्रेन पर रिलेटेड क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी आपका 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतनी देर में पार करती है और रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता ही होगा। फिर है एरिया, यानी कि मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर हालत में, और मेंसुरेशन के क्वेश्चन वही सॉल्व करता है जिसकी प्रैक्टिस हो, और प्रैक्टिस से आपको फॉर्मूला याद होते हैं। देखिए फॉर्मूला जिसको याद होगा वही मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, और फॉर्मूला उसी को याद होता है, हमेशा मैथ के फॉर्मूले उसी को याद रहते हैं जो मैथ की डेली प्रैक्टिस करता है। फॉर्मूलों को अगर आप सोचें कि रट कर चले जाएंगे तो रटे हुए फॉर्मूले कभी याद नहीं रह सकते। फॉर्मूला हमेशा उसी कंडीशन में याद रहता है मैथ का कि जब आप कम से कम 1 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर 1 घंटे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ की, तो आपको फॉर्मूला 100% याद रह जाएगा। तो ये हमारे बेसिक क्वेश्चन से। अब बचता है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस। आपको पूरा का पूरा हमारे चैप्टर वीडियो लेक्चर देखने हैं, और जिन्होंने परचेस किया है कोर्स उनको वो रिवाइज करने हैं। दूसरा सोशल सिक्योरिटी, हमने आपको बताया जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्ट हैं वो आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। उसके अलावा जो स्कीम्स हैं वो स्कीम्स आपको करंट से रिलेटेड जो स्कीम्स है वो पढ़नी है, प्लस आपको इसके अलावा जो पढ़ना है वो आपका सोशल सिक्योरिटी में जो करंट की स्कीम से वो पढ़नी है, और जो हमने कराई है वो भी आपको साथ में देखनी है। तो ये सारा ब्रॉडली हमारे कुछ टॉपिक्स थे जिनके बारे में हमने चर्चा की है। तो हमने आपको बता दिया आपका
हमने जनरल इंग्लिश के बता दिए, आपको क्या पढ़ना है, पैरा आप इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के हमने आपको बताया कि मैगजीन वाला पे आपका चैप्टर 1905 से 1939 तक का कालावधि, 1939 तक की रेगुलेटिंग एक्ट 1777 से लेकर आपके 1858 तक के अधिनियम सारे पढ़ने हैं आपको, प्लस जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे वो कृषक आंदोलन हो, चाहे वो जितने भी हमारे आपके क्रांतिकारी आंदोलन हो। इसके अलावा जो जमींदारी व्यवस्थाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, रैयतवाड़ी, महालवारी, स्थायी बंदोबस्त और स्तंभरारी, ये सारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस पर एक नजर जरूर डाल लीजिए। और जो हमारे अंग्रेजों के ब्रिटिश काल में जो अंग्रेजों के वॉर हुए हैं, एंग्लो अफगान वार, एंग्लो मराठा वार, ये सारे आपको वार देखने हैं और क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। फिर करंट इवेंट्स और डेवलपमेंट्स में हम आपको करा ही रहे हैं। हमारा एक चीज और हम आपको बता दें कि आज हमारा शाम में एक लेक्चर आएगा एमसीक्यूज पर बेस्ड, जो हमारा इकोनॉमी के एमसीक्यूज पर हम लेक्चर लेंगे। दूसरा कल हमारे 2 लेक्चर और आएंगे, जिसमें एक लेक्चर हम जैसे कि आपको बताया था कि डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं, डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, उस पर हम आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और 1 से 2 क्वेश्चन 101% पूछे जाएंगे। उस एक ही लेक्चर से आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। प्लस हमारा जो पॉलिटी करंट अफेयर्स हम कवर करा रहे थे, उसका पार्ट 3 बचा है, वो रह गया है, वो भी हम कल कवर करा देंगे। फिर है इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी में हमने आपको बताया, इकोनॉमी में आपको 9th क्लास की बुक नहीं पढ़नी है, 10th पूरी पढ़नी है और 12th पूरी पढ़नी है। उसके अलावा अगर आपको टाइम बचता है तो आप क्या करेंगे, आप 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स वाली बुक पढ़ लेंगे। फिर हमारा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसके हमने आपको टॉपिक बताए हैं, वो आपको पढ़ने हैं। फिर हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, सारे के सारे एक्ट जो हमने कवर कराए हैं वीडियो लेक्चर में, एक हमें एक्ट कवर करना है और जिनके पास नोट्स हैं वो सारे के सारे नोट्स उन्हें इंडस्ट्रियल रिलेशन के कवर करने हैं। जनरल साइंस में हमने आपको बताया है क्लास 7th 8th की, क्लास 7 और 8th की पूरी बुक कंप्लीट करनी है आपको। 9th की क्लास 7th 8th की पूरी बुक, 9th के हमने कुछ चैप्टर बताए हैं, 10th के कुछ चैप्टर बताए हैं आपको, आखिर 10th की पूरी बुक है, आखिर के 3 चैप्टर छोड़कर, और 11th 12th के हमने आपको 11th की 2 यूनिट है और 12th में 3 यूनिट हमने आपको बताई है, ये आपको कवर करनी है। और मैथ में हमने आपको कुछ टॉपिक बता दिए हैं। बाकी सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया में, सोशल सिक्योरिटी के जो एक्ट हैं, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट और इसी तरह एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, तो ये सारे एक्ट आपको कवर करने हैं। प्लस जितनी भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं जो करंट में न्यूज में रही हैं और या जो पहले की इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि हमने आपको पेड कोर्सेज वाले बच्चों को भी जिसकी पीडीएफ प्रोवाइड की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ये आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। शाम को हमारा एक लेक्चर आएगा जिसमें हम इकोनॉमी पर बेस्ड एमसीक्यूज कवर करेंगे और कल हमारे 2 लेक्चर आएंगे जिसमें हम डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन देखेंगे। उसके अलावा पॉलिटी का जो करंट का लेक्चर 3rd था, पार्ट 3rd, वो कवर करेंगे। उसके बाद हमारा पॉलिटी भी कवर हो जाएगी, हमारा सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा और हम एक आपको कंबाइंड रिवीजन लेक्चर करंट अफेयर्स का प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।